शुरू कर। हाँ, एकात्म विज्ञान विषय 35 बुद्धि। हाँ। कौन जानता है, कौन समझता है? हम्म, मैं हम्म, जानता हूँ, हम्म, मैं समझता हूँ। मैं हम्म, किस साधन से जानता हूँ और समझता हम्म, हूँ? हम्म, मैं अपनी बुद्धि से जानता हूँ और समझता हूँ। हम्म, हम्म, मैं किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग कर जानता और समझता हूँ? हम्म, मैं हम्म, निरीक्षण करता हूँ। हम्म, निरीक्षण करता हूँ का क्या अर्थ है? हम्म, मैं किसी हम्म, पदार्थ को चारों ओर से देखता हूँ, उस पर हम्म, विचार करता हूँ। मैं किसी हम्म, व्यक्ति के व्यवहार का, किसी रचना हम्म, को चारों ओर से देखकर विचार करता हूँ। मैं हम्म, जानने का प्रयास करता हूँ। मैं परीक्षण हम्म, करके जानता हूँ। परीक्षण करने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं अपनी हम्म, सर्व ज्ञानेंद्रियों को काम में लगाता हूँ। मैं किसी हम्म, खाद्य पदार्थ को छूकर, हम्म, सूंघकर, हम्म, हम्म, देखकर और अंत में हम्म, चखकर परीक्षण करता हूँ। हम्म, मैं तय करता हम्म, हूँ कि वह ठीक है या नहीं। मैं हम्म, विभिन्न प्रकार से प्रयोग करके देखता हूँ कि हम्म, वह कैसे व्यवहार करता है। मैं नमक को हम्म, पानी में डालकर चलाकर हम्म, देखता हूँ कि वह पानी में घुलता है कि नहीं। मैं किसी हम्म, व्यक्ति के प्रश्न पूछकर परीक्षा करता हूँ कि वह हम्म, सत्य बोलता है या असत्य बोलता है। हम्म, मैं किसी के कपड़े छूकर देखता हूँ कि वह सूती है या हम्म, सिंथेटिक है। हम्म, मैं हम्म, सोने को निकष के पत्थर पर घिसकर परीक्षा करता हूँ हम्म, कि वह शुद्ध हम्म, है कि नहीं। हम्म, ऐसा हम्म, करने के लिए मेरे पास पूर्व में मापदंड भी तैयार हम्म, होते हैं। हम्म, पूर्वानुभव, विचार, निरीक्षण और कार्य हम्म, कारण भाव का उपयोग कर मैं परीक्षण हम्म, करता हूँ और हम्म, पदार्थ, घटना, व्यवहार, व्यवस्था, हम्म, रचना, हम्म, बनावट आदि के बारे में जानता हम्म, और समझता हूँ। बुद्धि हम्म, मेरा साधन है जो मेरे लिए हम्म, यह सब करती है। निरीक्षण और हम्म, परीक्षण बुद्धि के हम्म, 2 कार्य हैं जो ज्ञानेंद्रियों और हम्म, मन के सहयोग से हम्म, होते हैं। हम्म, हम्म, इतना है ताई। इसमें हाँ, निरीक्षण और ये परीक्षण। तो सरल है। हाँ, हाँ, तो जो निरीक्षण होता हाँ, है वो ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, जो परीक्षण होता है हम्म, वो मन से हाँ, करते हैं। हाँ, निरीक्षण केवल देख कर होता है। हुँ, देखो भाई, निरीक्षण करो, ध्यान से देखो। परीक्षण पांचों इंद्रियों से होता है। जो दोनों निरीक्षण में हुआ है अंतर होता उसका है। परीक्षण। हाँ, परीक्षा करना माने चारों परी इच्छा। परी माने चारों ओर से, इच्छा माने देखना। चारों ओर से देखना, तो वो पांचों ज्ञानेंद्रियों से देखना, ये उसका लक्ष्यार्थ है। केवल आंखों से देखना नहीं, चखना सूंघना सब आया उसमें। परीक्षा करके देखो। तो जिसका तो निरीक्षण ये तो किया उसी का पदार्थ, हाँ, परीक्षण ये करें। तो ये पदार्थों का हुआ। हुँ, कभी मनुष्य के व्यवहार की परीक्षा होती है, सत्य बोलता है कि नहीं, तो वो मन और बुद्धि से ही होती है। हुँ, हम्म, जी तो। परंतु ये दो एक प्रकार के साधन हुए, और भी दो साधन हैं बुद्धि के। जी तो। विषय हम्म, 36 बुद्धि। बुद्धि हम्म, विश्लेषण करती है। एक हम्म, ही पदार्थ, घटना, रचना, व्यवहार के हम्म, विभिन्न हम्म, पहलुओं को अलग कर, स्वतंत्र कर, उनका हम्म, परीक्षण कर, उसे जानना और हम्म, समझना चाहती है। हम्म, उदाहरण हम्म, के लिए खाकी रंग किन-किन मूल रंगों का संयोजन है हम्म, हम्म, और कौन-सा रंग किस मात्रा में, कितनी मात्रा में है। हम्म, जानने के लिए वह सारे रंगों को अलग करने की प्रक्रिया अपनाती है। हम्म, भाषा के कोई एक शब्द की अथवा वाक्य की रचना कैसे हुई, यह जानने के लिए हम्म, एक-एक वर्ण को हम्म, अथवा एक-एक पद को अलग करके उसके विभिन्न संदर्भ कैसे बनते हैं हम्म, और यहाँ कौन-सा संदर्भ है, यह जानने का हम्म, प्रयास करती है। किसी हम्म, फूल की बनावट कैसी है, यह जानने के लिए हम्म, उसके एक भाग को अलग करती है और उन्हें हम्म, स्वतंत्र रूप से समझने का प्रयास करती है। मनुष्य हम्म, शरीर के बनावट को समझने के लिए सब विच्छेदन कर, निरीक्षण और हम्म, परीक्षण कर जानने का प्रयास करती है। मनुष्य हम्म, के व्यवहार के छोटे-बड़े संदर्भों को लागू कर क्रम में बैठाकर उसे पहचानने का प्रयास हम्म, करती है।
किसी जटिल सिद्धांत को समझने के लिए उसे छोटे-बड़े भागों को अलग कर सरल बताकर समझती है। बहुत बड़े और जटिल यंत्र को जानने के लिए उसके सारे भाग अलग कर उन्हें स्वतंत्र रूप से समझकर उनका संबंध, स्थान, क्रिया, प्रक्रिया समझने का प्रयास करती है। इस प्रकार विश्लेषण करने के लिए उसे ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और मन की सहायता की आवश्यकता होती है। पूर्व अनुभव, स्मरण और समझ की आवश्यकता होती है। विश्लेषण करने के लिए पदार्थ, घटना या व्यवहार को सही जानकारी देने वाली इंद्रियां और मन होते हैं। उनकी क्षमता का सही विश्लेषण हो सकता है। तो जो निरीक्षण और परीक्षण किया उसी का फिर विश्लेषण किया जा सकता है। मैंने उत्तरोत्तर वे सहायक होते जाते हैं। कभी निरीक्षण और परीक्षण किया ही नहीं, उसका अभ्यास नहीं है, तो विश्लेषण कैसे करेंगे? इसलिए वो उत्तरोत्तर सहायक होते जाते हैं। हाँ, आगे संश्लेषण। जी तय। मैं लिख रहा था उत्तरोत्तर सहायक ऐसा। हाँ। विषय 37 बुद्धि। संश्लेषण और विश्लेषण के साथ साथ कार्य कारण भाव के आधार पर बुद्धि समझती है। किसी भी कार्य के लिए कारण होता है, किसी भी कारण का अनुसरण कार्य करता है। कार्य कारण का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए धुआं दिखाई देता है तो वहां अग्नि होनी चाहिए, क्योंकि धुआं अग्नि के बिना नहीं हो सकता। अग्नि कारण है, धुआं कार्य है। अग्नि कारण है, धुआं परिणाम। अग्नि भले ही अदृश्य हो, धुआं दृश्य है, इसलिए अग्नि भी होनी चाहिए। धुआं नहीं हो तब भी अग्नि हो सकती है, परंतु अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता। जहाँ धुआं है वहां धुआं है यह नहीं कह सकते, परंतु जहाँ धुआं है वहां अग्नि अवश्य है। एक ही जहाँ अग्नि है, ये नहीं, इसमें गलत ये हुआ। जहाँ अग्नि है वहां धुआं होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते, परंतु जहाँ धुआं है वहां तो अग्नि होनी ही चाहिए। हाँ, जहाँ धुआं है वहां अग्नि होगी, अग्नि आएगा तय। हाँ। धुआं के बिना अग्नि होती है, अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता। यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः। और एक ही कारण से एक से अधिक कार्य भी हो सकते हैं। कौन सा कार्य है यह समझना भी बुद्धि का ही काम है। ये बीच में अलग आ गया था। अग्नि का परिणाम केवल धुआं ही नहीं होता है। अग्नि का परिणाम एक धुआं होता है, अग्नि का परिणाम एक उष्णता होता है, अग्नि का परिणाम एक प्रकाश होता है, अग्नि का परिणाम एक भस्मसात हो जाना ये भी होता है, जल जाना। अगर कोई वस्तु बिल्कुल जल गई और काली पड़ गई है या राख बन गई है, तो हम अनुमान करेंगे ही कि इसका कारण क्या है, ये अग्नि से जल गई है। कार्य कारण भाव समझने के लिए भी निरीक्षण, परीक्षण, पूर्वानुभव, स्मरण, विचार, संश्लेषण, विश्लेषण आदि की आवश्यकता होती है। परंतु कार्य कारण था वह समझने की क्षमता के बिना रचनाएं, घटनाएं, व्यवहार, व्यवस्था आदि समझ में नहीं आते। समझ में नहीं आएगा तब तक बनाने की बात तो हो ही नहीं सकती। बुद्धि व्यक्ति के और ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकती है, क्रिया और प्रक्रिया दोनों को समझ सकती है। इस संपूर्ण जगत की रचना कार्य कारण प्रक्रिया से हुई, इसकी समझ बुद्धि को होती है, बुद्धि से होती है। बुद्धिमान मनुष्य को यथा विज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान होता है। हाँ, बुद्धिमान मनुष्य को यथार्थ ज्ञान होता है। ये मैं ज्ञान ही पढ़ना था अभी, मैंने सोचा
जस की तस हाँ पढ़ के फिर पीछे जाएं। हाँ अंतिम पंक्ति की यथार्थ ज्ञान का अर्थ हम्म होता है जो जैसा हम्म है वैसा उसे जानना। हम्म ताई ये जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ हम्म। को टाइप करने के लिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, क्योंकि मैंने विषय का जानकार चाहिए हाँ, थोड़ा। विषय का थोड़ा जानकार हो तो हम्म थोड़ा-सा हम्म ठीक रहे। क्योंकि हाँ नहीं तो हाँ ना एक शब्द भी इधर-उधर किया तो फिर हाँ 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 अ, विषय हम्म 38 हम्म 38 तेजस्वी, हम्म कुशाग्र, विशाल बुद्धि। हम्म बुद्धि का एक गुण है तेजस्वी होना। तेज का हम्म अर्थ है प्रकाश। बुद्धि हम्म का तेज ऐसा है जो पदार्थ या हम्म घटना के स्वरूप को प्रकाशित करता है, हम्म उद्घाटित करता है। हम्म। अब यहाँ उद्घाटित कथा है कर दिया था। ओहो। दृश्य बनाता है। तेजस्वी हम्म बुद्धि पदार्थ के किसी एक भाग को नहीं, परंतु हम्म पूर्ण पदार्थ को प्रकाशित करती है। हम्म तेजस्वी बुद्धि शीघ्र ही बिना चूक किए हम्म पदार्थ को जान लेती। हम्म कुशाग्र बुद्धि को तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं। हम्म कुशाग्र बुद्धि पदार्थ को अंदर तक भेदन करती है, छोटी हम्म से छोटी जगह पर पहुंच जाती है, कण कण को हम्म उद्घाटित करती है। हम्म पदार्थ हम्म का छोटे से छोटा अंश भी बिना हम्म समझे नहीं रहता। हम्म विशाल हम्म बुद्धि बड़े से बड़े हम्म पदार्थों को, बड़ी से बड़ी हम्म रचना को, बड़ी से बड़ी हम्म व्यवस्था को एक साथ समझ हम्म लेती है। उसे हम्म पूर्ण गहराई तक समझती है। पूर्ण हम्म आकार दिखाई देता है, दूर तक दिखाई हम्म देता है। हम्म किसी भी कार्य के व्यापक और हम्म दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसका आकलन उसे हम्म होता है। आज जो हम्म परिणाम दिखाई देता है, वह कितने हम्म दूर और कितनी पूर्व में हुई घटना का परिणाम है, उसे समझता हम्म है। हम्म छोटी सी एक घटना के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसका हम्म अनुमान वह कर सकती है। इस हम्म विशालता के कारण, तीक्ष्णता के हम्म कारण, तेजस्विता के कारण हम्म बुद्धि शास्त्रों हम्म की रचना कर सकती है और शास्त्रों को हम्म समझ सकती है। हम्म व्यवस्था को समझ सकती है और व्यवस्था बना हम्म सकती है। हम्म जटिल से जटिल समस्या को सुलझाना उसका स्वभाव है। हम्म हम्म सृष्टि के रहस्य और आत्म तत्व की लीला को समझना उसका काम है। समझकर उसका निरूपण करना उसके ही बस की हम्म बात है। बुद्धि को हम्म किसने केंद्र बनाया, यह जानना हम्म आपके लिए उसके लिए सहज है। हम्म। ये क्या तात्पर्य है? तो बुद्धि को क्या किसने बुद्धि। केंद्र बनाया, यह जानना हम्म। बुद्धि के लिए सहज है, इसका ये तात्पर्य है। बुद्धि को केंद्र बनाया किसके लिए। अंत में आए अंतिम पंक्ति है ताई, बुद्धि को उसके पहले किसने की केंद्र बनाया, उस बुद्धि को किसने केंद्र बनाया। किसका केंद्र बनाया, लेकिन उसके पूर्व का वाक्य क्या है। अम, सृष्टि के रहस्य और आत्म तत्व की लीला को समझना उसका काम है, समझकर निरूपण हम्म करना उसके ही बस हम्म की बात है। हम्म बुद्धि को किसने केंद्र बनाया, यह जानना उसके हम्म। लिए सहज है। और ठीक है, ये परम तत्व के लिए बोला गया है। हाँ, परंतु फिर भी वह स्पष्ट नहीं है। हम्म उस वाक्य की रचना पुनः करनी होगी ताकि पूर्व के वाक्यों के साथ वो जुड़े। स्वतंत्र वाक्य रहा तो भी समझ में नहीं आता है, साथ में जुड़ा तो भी समझ में नहीं आता है, तो उसकी रचना पुनः करनी होगी। हाँ, करेंगे, अभी पढ़ते हैं आगे। ये तो हम्म बुद्धि का आज का अंतिम बिंदु है ताई। विषय 39 हम्म व्यक्ति हम्म बुद्धि और विश्व बुद्धि। हम्म हम्म एक एक व्यक्ति में अर्थात मनुष्य में हम्म बुद्धि होती है। हम्म वह हम्म अपने लिए सब समझने का हम्म कार्य करती है। उसी हम्म प्रकार विश्व रूप की भी बुद्धि होती है। वह हम्म अपनी व्यवस्था बनाती है, उसे बनाए रखती है और नियम से हम्म संचालन करती है। हम्म विश्व रूप में असंख्य ग्रह नक्षत्र होते हैं। वे सब हम्म गतिमान होते हैं। उनकी हम्म गति और कक्षा भिन्न-भिन्न होती है। हम्म फिर भी वे एक दूसरे से टकराकर नष्ट नहीं होते। वे अपना स्थान नहीं हम्म छोड़ते, दिशा नहीं हम्म परिवर्तित करते।
गति में नहीं परिवर्तित करते, वे नियमन में रहते हैं। ये नियम, ये व्यवस्थाएं, ये नियंत्रण किसका है? बुद्धि का। विश्व में सारे महाभूत अपनी प्रवृत्ति नहीं परिवर्तित करते, इसका कारण भी बुद्धि का नियमन है। वनस्पति प्राणी बुद्धि के नियमन में ही रहते। पानी कभी नीचे से ऊपर की ओर बहने नहीं लगता, तो नीचे से ऊपर की ओर बहने नहीं लगता। पत्थर कभी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, वह कभी ऊपर की ओर उड़ने नहीं लगता। अग्नि शीतल नहीं होती, सिंह घास नहीं खाता। हम कह सकते हैं यह उनका स्वभाव है। प्रकृति ने ये नियम बनाए हैं। प्रकृति ने और पुरुष ने मिलकर बुद्धि को यह काम दिया है और इस काम के लिए आवश्यक क्षमता दी है। बुद्धि ने ही ये विश्व नियम बनाए हैं। विश्व बुद्धि के बनाए हुए विश्व नियम का नाम ही धर्म है। ये पहली बार सुना था, ये विश्व बुद्धि और विश्व नियम सुना था। तो अभी क्या है, पंचकोश चारों ओर इतना चला है, परंतु पंचकोश को बहुत सीमित अर्थ में समझना और प्रस्तुत करना इतना ही है। मानी किसी भी एक नई ऐसी संकल्पना हम प्रस्तुत करते हैं तो उसको सर्वार्थ में पहले समझना चाहिए ना, समग्रता में समझना चाहिए। बाद में भले ही आप प्राथमिक विद्यालय में 2-4 विषयों को लागू करना है या करो, परंतु पहले सर्वार्थ में समग्रता में उसको समझना है। तो ये तो समझना होता नहीं है, इसलिए फिर पंचकोश किसी व्यक्ति का ही रह जाता है। अरे यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यदि पिंड में है वो ब्रह्मांड में है कहेंगे, तो बुद्धि मनुष्य में है तो विश्व रूप में होनी ही चाहिए ना। तो विश्व रूप की बुद्धि क्या है, इसका अनुमान तो करो। अनुमान करना माने कार्य कारण भाव समझना। कार्य कारण भाव समझना ये बुद्धि का ही काम है। तो व्यक्ति की बुद्धि ने ब्रह्मांड की बुद्धि को समझना चाहिए। कैसे? कार्य कारण भाव से, संश्लेषण विश्लेषण से, तर्क से, अनुमान से, निरीक्षण से, परीक्षण से, ये तो साधन है बुद्धि के। फिर उसने तेजस्वी विशाल सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, तभी ये सारा समझ में आएगा। अब बुद्धि नहीं है या कम तेजस्वी है, कम कुशाग्र है, तो उतना नहीं समझ में आता, फिर संकुचित रह जाते हैं। इसलिए ये सब ब्रह्मांड के रूप में समझना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में भी पंचकोश है। हाँ, होना ही चाहिए। थोड़ा भी लॉजिक अप्लाई करो, थोड़ी भी बुद्धि का प्रयोग करो तो तुरंत समझ में आएगा। लेकिन बुद्धि का प्रयोग हम बहुत सीमित करते हैं और वास्तव में हम किसी की बुद्धि का विकास हो ऐसी शिक्षा ही नहीं देते हैं। रटो, याद करो, बोलो, लिखो, बस आगे बढ़ो। तो सतह ही मैंने वाचन भी डिसाइफरिंग केवल रहता है। मैंने अक्षर अक्षर पढ़ लिए, तात्पर्य समझा नहीं, शब्दार्थ भी नहीं समझे, तो फिर बुद्धि का विकास कैसे होगा? इसलिए वास्तव में बुद्धि का, मन का, माने अंतःकरण का विकास करना चाहिए ना। मनुष्य का पूरा व्यवहार अंतःकरण से होता है, केवल शरीर से नहीं होता। प्राणियों का केवल शरीर और प्राण से होता है, माने स्थूल शरीर से होता है। पंच महाभूतों का स्थूल शरीर से व्यवहार होता है। मनुष्य का व्यवहार सूक्ष्म शरीर माने अंतःकरण से होता है। स्थूल शरीर तो उसका साधन है। ये तथ्य पहले समझकर फिर शिक्षा की योजना नहीं करते, अटक जाते हैं अन्नमय पर, प्राणमय भी बहुत कम, तो फिर मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय की तो बात ही नहीं। ये तीनों अंतःकरण के विषय हैं और वो शिक्षा का आधार तो यही है। और इसलिए मन से, अंतःकरण को मन कहा तो मन से सारे व्यवहार होते हैं, इसलिए तो वो मानव है, इसलिए तो वो मनुष्य है।
तो मनुष्य नाम की जाति का स्वभाव ही यह है कि वह अंतःकरण से प्रेरित होकर अपनी दुनिया बनाता है, और उसमें उसके अन्नमय प्राणमय तो साधन है। केवल केवल भूख की वृत्ति है, प्राण की वृत्ति है भूख, आहार। तो वो केवल प्राण से प्रेरित होकर भूख शांत करने के लिए नहीं खाता है, उसको भी स्वाद है, उसको भी मान अपमान है। किसी ने प्रेम से दिया तो अधिक अच्छा लगता है, किसी ने अपमान करके लड्डू दिया तो भी मना कर देते हैं। तो वो लड्डू देखकर खाने नहीं लगता, खाना है सामने रखा है खाने की चीज इसलिए नहीं खाने लगता। भूखा है तो भी नहीं खाएगा यदि अपमान हुआ तो, यदि शोकग्रस्त है तो, यदि और किसी कार्य में वो लगा हुआ है तो आहार की उपेक्षा कर देगा। इसलिए वो प्राणी नहीं है, केवल आहार से संतुष्ट नहीं होता। तो उसका प्रेरक तत्व तो अंतःकरण है। ये मुख्य भेद है, वो अभी हम ध्यान में ही नहीं लेते कभी, कि मुख्य भेद तो ये है कि मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग कैसे हैं। वो अलग जिन बातों में है, वो उसकी शिक्षा का मूल आधार होना चाहिए, मुख्य आधार होना चाहिए। चलो, ये बहुत बड़ी बात है ताई कि जिसके कारण मनुष्य मनुष्य है वही उसकी शिक्षा का आधार हाँ होना चाहिए, बाकी तो सभी हाँ, वही शिक्षा, क्योंकि ये शिक्षा मनुष्य के लिए होती है ना, कुत्ते बिल्ली के लिए थोड़े होती है। हम्म, तो आप तो दर्शन के छात्र हैं ना, ये इस विषय को अच्छी तरह से सीख लो, पढ़ लो, समझ लो। माने ताई मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी समझ सकते हैं, तो थोड़ा चिंतन भी इसके साथ होगा तो प्रस्तुति भी अच्छी होगी। और इसके बिना तो सारा ज्ञान क्षेत्र हमारा अव्यवस्थित और ऐसा ही उथल पुथल और कैओस है जिसको कहेंगे। क्योंकि मूल बातों को समझे बिना, बिना नींव बनाए, बिना आधार सुदृढ़ किए भवन बनाते जा रहे हैं। वो सारे भवन जल्दी जल्दी ढह जाते हैं, फिर से बनाओ, तो सारे संसाधन उसमें खर्च हो जाते हैं, सारी शक्ति समय सब खर्च हो जाता है, मिलता कुछ भी नहीं। तो कहने के लिए तो सब बहुत काम कर रहे हैं, कहने के लिए तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, कहने के लिए तो बहुत वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी पेरिशेबल है। फिर पेरिशेबल वस्तु यही बनाओ ताकि बाजार चलता रहे, खरीदी होती रहे। ऐसे उल्टे उल्टे उलझुल सिद्धांत बनते हैं, अर्थशास्त्र के भी, फैशन के भी। फैशन भी आज कैसा है, बहुत महंगे, हमारे बहुत टिकाऊ कपड़े लाओ ही नहीं, जल्दी फट जाए ऐसे लाओ ताकि नए फैशन के ला सके हम। हाँ यही सोचा जाता था। हाँ, ये क्या बुद्धि है। तो जल्दी जल्दी फट जाए तो सीलने में, बनाने में तो उतना ही समय लगता है, तो फिर से बनाओ, बनाओ नष्ट करो। अल्पायु, सब अल्पायु। तो क्या मनुष्य अल्पायुष्य अच्छा माना जाता है क्या? किसी भी वस्तु का अल्प आयुष्य हो, ये क्या अच्छा गुण थोड़े है। ज्यादा और नवीन नवीन बनाओ ना आप, लेकिन बनाने के बाद जल्दी नष्ट न हो जाए, इतना तो उसमें सामर्थ्य होना चाहिए। अल्पजीवी क्या काम का है। लेकिन उस दिशा में बुद्धि जाती ही नहीं, उस दिशा में आर्थिक बुद्धि भी नहीं जाती, उस दिशा में सौंदर्य बुद्धि भी नहीं जाती। तो फालतू में परिश्रम करते रहो बस। और उसको कहते रोजगार बहुत जनरेट होता है। अगर पेरिशेबल कपड़े होंगे तो रोजगार बना रहेगा सबका। तो ऐसी उल्टी दृष्टि, उल्टी बुद्धि,
वो कोई श्रेष्ठ समाज थोड़े बनाएगी। उसको फिर ऐसे वो कोल्हू के बैल की तरह जुटे ही रहेंगे, तो धर्म चिंतन कब करेंगे? शास्त्र चिंतन कब करेंगे? आत्मचिंतन कब करेंगे? समय ही नहीं है। तो भी कुछ लोग धर्म चिंतन करे और पूरा समाज है वो कोल्हू की बैल की तरह परिश्रम करे आंखें बंद करके, बिना समझे। ऐसा तो समाज कैसे होगा? ऐसा समाज तो ऐसा अव्यवस्थित ही होगा। धर्म चिंतन करने वालों की कोई सुनता नहीं, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं, और फुर्सत नहीं है वो धर्म चिंतन करता नहीं। ऐसा विस्थापित समाज हो जाता है सब। तो ये शिक्षा का प्रारंभ और विकास है, उसके मूल तत्व कोई अलग ही है, और हम अलग ही करते रहते हैं। बाहर की सारी बातों में इतने उलझ जाते हैं कि अंदर का मूल सामर्थ्य निर्माण करना, मैं आपको उसको अनेक प्रश्नों के उत्तर आप देते हैं, उसके स्थान पर उसकी बुद्धि को ऐसे बनाओ कि प्रश्न के उत्तर उसे स्वयं बुद्धि का उपयोग करके प्राप्त हो जाए। तो उसकी बुद्धि को समर्थ बनाने में निवेश करो, उत्तर देने में क्यों करते हो? ऐसा है। जी। चलो आगे धर्म से बढ़ो। ही यह विश्व रूप नष्ट नहीं होता, उसकी धारणा हम्म, होती है। धर्म हम्म, बुद्धि का विषय है। उसी के हम्म, साथ न्याय, सत्य जैसी व्यवस्थाएं भी बनी हैं। इनके हम्म, आधार पर शास्त्रों की रचना हुई है। हम्म, विश्व को हम्म, जानने समझने का काम बुद्धि का है। विश्व रूप हम्म, की व्यवस्था बनाए रखने का काम बुद्धि का है। हम्म, हम्म, व्यवस्था को लागू करने का काम भी बुद्धि का है। बुद्धि का है। व्यक्ति को और विश्व को स्वस्थ और सुखी रखने का काम भी बुद्धि का है। बुद्धि का ही है। और अब हम व्यक्ति को स्वस्थ और सुखी रखने का प्रयास करते हैं शरीर से हम्म, और मन से, बस। जबकि इसका आसपास भी कोई लेना देना नहीं। बुद्धि से यदि हाँ, उसको बना दिया कि तुमको इतनी ही हम्म, आवश्यकता है तो सुखी रहेगा, बुद्धि तो हम्म, हम्म, मन से छन के विचार जाते हैं, तो वो हम्म, जाते हैं कि हमें अनंत हम्म, चाहिए अभी। हम्म, हम्म। ताई इसमें जब आप बोलते हैं ना अभी, हम्म, तो बहुत गहरे हाँ, वाले विचार आ रहे हैं अभी। यानी कल जो कह रहे थे ना, जी, हर बार एक मूल वाक्य निकल जा रहा है, भारी वाक्य निकल जा जी, रहा हाँ, है। एक ये एक, हाँ, एकात्म विज्ञान ग्रंथ ही ऐसा है। हुँ, जैसे ये एक हम्म। सामान्य सी पंक्ति तो अभी उस आपने समय पढ़ी। मैं जब ये लिख रही थी, तब रोज-रोज ऐसा होता था कि अरे कोई योग्य व्यक्ति मिले जिसको मैं सुनाऊँ ये। माने सुनो, सुनो कैसा लिखा है, लेकिन कोई नहीं था आस-पास। अब मैं हूँ ताई। हाँ, तो मेरा तो हमेशा ऐसा होता, कोई अच्छा लिखा तो तुरंत मैं किसी को फ़ोन करके अरे देखो ये लिखा है, देखो कैसा है। तो ऐसा है। अभी हमारे यहाँ एक कपिल भाई ओझा करके हैं, अभी 84 वर्ष की आयु है, लेकिन पिछले 30-35 वर्षों से वो वेदाध्ययन करते हैं। वैसे तो वो फैक्ट्री के मालिक हैं, परंतु अब वो जाते नहीं वहाँ। तो वेदाध्ययन करते हैं और वेदों के बारे में लिखना, ऐसा करते हैं। निरंतर उसमें ही रहते हैं और इतने ग्रंथ इकट्ठे करना, मूल ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, और इसके लिए सबको पूछताछ करना, सबसे प्राप्त करना, बात करना, वो अखंड पुरुषार्थ करते हैं और लिखते हैं। लिख कर ही रखते हैं, क्या कहना मैं छापूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास वो प्रूफ रीडिंग करने का और इसका कोई समय नहीं है। मुझे लिखना है अभी नए से, तो ज़ेरॉक्स करके अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखते हैं और उसका ज़ेरॉक्स करके 2-4 प्रतियाँ बाइंड करके रख देते हैं ऐसे। तो उनका भी ऐसा ही है, जब कभी उनको अच्छा विचार आता है, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बात करते हैं या अच्छा कुछ लिखते हैं तो तुरंत फ़ोन करते हैं
ताई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा करके। तो कपिल जी से मैं अब भी मैं बात कहती करूंगा हूँ ताई। मुझे वेदों में कुछ नहीं समझता, आप मुझे क्यों ये सब, नहीं नहीं आपको सब समझता है। हम्म मुझे वास्तव में नहीं समझता, वेदों का अध्ययन मैंने थोड़े किया है। हम्म, हाँ जी ताई। ठीक है, तो अभी अभी ऐसा हम बात करेंगे। कभी अच्छा लिखा, अच्छा सूझा, अच्छा विचार आया तो हम बात करेंगे। अब ताई आजीवन पूर्ण रूप से हाँ नियमित हर परिस्थिति में रहने का प्रण ले लिया। हाँ बहुत अच्छा, इससे बहुत यह कार्य अच्छा। करना ही करना है।